हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी और एसएचएम एक ही वीडियो में। ये दोनों चैप्टर्स मोस्टली थ्योरी और फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं केवीपीवाई में, तो आप साथ ही साथ इनका नोट बनाते चलें तो बेहतर होगा। हम लोग मेनली आज फॉर्मूला ही डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू अगर हम किसी डिसकॉन्फिगर्ड बॉडी को छोड़ दें तो वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन कर लेती है या फिर रीगेन कर लेती है। डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि डिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करती है किसी भी ऑब्जेक्ट में। प्लास्टिसिटी एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिससे कोई भी बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट को रिगेन नहीं कर पाती, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये ऑपोजिट है इलास्टिसिटी के। उसके बाद स्ट्रेस होता है अप्लाइड फोर्स बाय एरिया। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, जो कि प्रेशर का भी होता है, उसके बराबर होता है। स्ट्रेस टोटल 3 तरीके के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, टैंजेंशियल और नॉर्मल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी फर्दर क्लासिफाइड होता है 2 टाइप्स में, टेंसाइल मतलब जिससे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं किसी लेंथ को, और कंप्रेशनल मतलब किसी चीज को कंप्रेस जब हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। टैंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, अगर हम लोग कोई बॉडी है उसके अगर एक ही टैंजेंट के अलोंग फोर्स लगाने की कोशिश करें तो उसे टैंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस, अगर हम कोई बॉडी लें और उस पर चारों तरफ से स्ट्रेस लगाने की कोशिश करें तो उसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ये यूनिटलेस होता है। हम देख सकते हैं कि जैसे ऊपर चेंज इन डायमेंशन, मान लीजिए लेंथ हमने चेंज किया तो ऊपर मीटर, और नीचे ओरिजिनल डायमेंशन अगर लेंथ में है तो नीचे मीटर, दोनों कट हो जाएगा और यूनिटलेस क्वांटिटी हमें मिलेगी। स्ट्रेन भी 3 तरीके का, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियरिंग, जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये तीनों तरह के स्ट्रेन भी होते हैं। हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। यहां पर के इलास्टिक मॉड्यूलस या फिर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसका कांस्टेंट होगा। तो इस इलास्टिक मॉड्यूलस को भी हम 3 तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है यंग्स मॉड्यूलस, जो हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ा था उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये यंग्स मॉड्यूलस यूज होता है। यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है। जितना ज्यादा होता है किसी भी बॉडी का यंग्स मॉड्यूलस उतनी ही ज्यादा उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। अगला है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के करेस्पॉन्डिंग यूज किया जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं -F/A, मतलब जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो रहा था डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। यहां पर एक नेगेटिव साइन भी आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग किसी पर नॉर्मल ऐसे लगाएंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाएंगे, तो उस बॉडी का वॉल्यूम कम होगा। इसी कम होते को हमने नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया है। इसे -PV/ΔV भी लिख सकते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी, इसी का कंप्रेसिबिलिटी, किसी भी बॉडी कितना ज्यादा कंप्रेस होता है, इस एबिलिटी को कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी 1/K मतलब 1 बल्क मॉड्यूलस के बराबर होता है। आगे हम लोग देखें शियर मॉड्यूलस, तो ये शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन जो आ रहा था उसके करेस्पॉन्डिंग होता है, टैंजेंशियल स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी ग्राफ किसी भी बॉडी का, जब उस पर ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज अप्लाई की जाती हैं। ये 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला ये, फिर ये, और उसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं ऐसा एक पार्ट। तो जो पहला पार्ट है O से A का, वो हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, मतलब वो एक जैसा हमने आइडियल इलास्टिक बॉडी सोची थी वैसे ही काम करता है। A से B ये कर्व्ड ग्राफ बनाता है, मतलब ये ओबे तो नहीं कर रहा हुक्स लॉ, लेकिन अभी भी एक इलास्टिक बॉडी ही है। अगर उसे वहां से छोड़ दें तो ये वापस इस कर्व को फॉलो करते हुए पीछे आ जाएगा। B से C अगर ये पहुंच गया बॉडी, C लास्ट पॉइंट है उस बॉडी का, C पर अगर हम लोड को हटा देते हैं तो वो रीगेन करता है इस तरह से और यहां आता है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन से कुछ इसमें हट के यहाँ जो वापस गेन करता है वो थोड़ा हट के होता है शुरुआती पोजीशन से, और इसी को परमानेंट सेट कहते हैं। परमानेंट सेट मतलब अब उसके प्रॉपर्टीज ऐसे हो गए कि वो थोड़ा सा लंबा हो गया या फिर थोड़ा खिंच गया, चेंज हो गया उसके डायमेंशंस। उसके बाद अगर हम लोग सी के बाद जाए तो सी के बाद क्या होता है, वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है। प्लास्टिक बिहेवियर मतलब वो जितना डिफॉर्म करोगे उतना डिफॉर्म होता जाएगा, और लास्टली डी पर एक फ्रैक्चर पॉइंट आता है जहां जाकर ये टूट जाता है। सी से डी पर एक और चीज होती है कि कॉन्स्ट्रिक्शंस बन जाते हैं। इस ऐसा स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा था सेल डिवीजन के टाइम, तो ऐसे ही कॉन्स्ट्रिक्शंस बन जाते हैं बॉडी में, और लास्टली ये टूट जाते हैं फ्रैक्चर पॉइंट पर, और बॉडी 2 भागों में टूट जाती है या फिर अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है। उसके बाद है इलास्टोमर्स। तो इलास्टोमर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है स्ट्रेस से।
इसके एग्जाम्पल्स आपको मेनली याद रखने हैं, रबर, आओटा की टिश्यू जो हमारे हार्ट की मेन हार्ट से निकलने वाले जो ब्लड टिश्यूज होते हैं आओटा, उसकी टिश्यूज, और इसमें प्लास्टिक रेंज नहीं होता। इलास्टोमर्स में कोई भी ऐसा जगह नहीं होता जहां प्लास्टिक हो जाए, वो मतलब काफ़ी देर तक ये इस तरह का कर्व फॉलो करता है और ये हमेशा इलास्टिक ही प्रॉपर्टी शो करता है, ये काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होता है। इसी के साथ एक और चीज़ है पॉइसॉन्स रेशियो। पॉइसॉन्स रेशियो लैटरल स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से रिलेट करने के काम आता है। हमने पढ़ा था ऊपर जो टेंजेंशियल स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन हो रहा था उसके मुकाबले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लोग डिवाइड कर दें तो हमें पॉइसॉन्स रेशियो मिल जाएगा। पॉइसॉन्स रेशियो के कुछ काम होते हैं वो आप आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस याद रख लें कि अभी क्या है पॉइसॉन्स रेशियो, क्योंकि आपसे इसी से क्वेश्चन पूछने की चांसेस ज़्यादा हैं केवीपीवाई के अंदर। अगला हम लोग देखते हैं एसएचएम। एसएचएम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है। हमें पता है अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं। ऑसिलेटरी मोशन आपने देखा होगा एक पेंडुलम का मोशन जैसा होता है, वैसे मोशंस को ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। एसएचएम स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि इसमें एक कंडीशन लग जाती है कि जो फोर्स लग रहा है मोशन के वक्त वो नेगेटिव ऑफ एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होगा फोर्स, तभी वो एसएचएम कहलाएगा। यहाँ एम ए को हम लोग अगर माइनस के एक्स से रिप्लेस करें तो ए हमें माइनस के बाई एम एक्स, इसको हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। मतलब के बाई एम को हम अभी के लिए मान लो कि हमने के बाई एम को एक कांस्टेंट लिख दिया ओमेगा स्क्वायर। यहाँ हम लोग ए को फिर जैसा हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करते हैं और इसे जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें ये सॉल्यूशन मिलता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ए यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, मतलब कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है इस केस में, उसे ए कहा जाता है। साइन की वैल्यू जैसा हम लोग जानते हैं -1 से 1 जाती है, ऐसे ही जो उसका मोशन होगा वो -a से a तक जाएगा। इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, जैसा हम लोग जानते हैं एंगुलर मोशन से, और इसे ही अगर हमने ऊपर जो ओमेगा की वैल्यू ली थी के बाई एम, उससे रूट अंडर के बाई एम, तो उससे हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो 2 पाई रूट अंडर एम बाई के से हम लोग कई सारे सिस्टम्स में डायरेक्टली निकाल सकते हैं टाइम पीरियड। उसके बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 बाई टाइम पीरियड जैसा हम लोग जानते हैं, बस इसे आप रेसिप्रोकल कर दें तो हमें मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी। फेज क्या होता है? फेज एक क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ये ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म में हम लोग इसे लिखते हैं। उसके बाद आता है v। अगर हमें स्पीड चाहिए होती है उसकी कहीं पर भी, तो हम बस उसके डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें मिलता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसे अगर हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट है। वी मैक्स होता है जो कि मीन पोजीशन पर, जब आप देखेंगे एसएचएम के मोशन को तो जब वो मीन पोजीशन पर आता है तभी उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इसी मीन पोजीशन पर वी मैक्स जो मिलता है वहाँ पर एक्स 0 हो जाता है तो हमें ओमेगा ई के बराबर मिलता है। वी मिनिमम एक्सट्रीम पोजीशंस पर जैसा हम लोग जानते हैं वो जाकर डायरेक्शन बदलने के पहले यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाती है और इसे ही हम वी मिनिमम कहते हैं। वहाँ पर x इज इक्वल टू ए के बराबर हो जाता है तो हमें मिल जाएगा वो चीज़ भी। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हम लोग फिर से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ से हमें वो फॉर्मूला मिलता है जो हमने ऊपर लिखा था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को हम लोग एक्स लिख सकते हैं तो बस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पर जहाँ पर x इज इक्वल टू ए होता है, मतलब ओमेगा स्क्वायर ए है, और एक्सेलरेशन मिनिमम होता है मीन पर जहाँ x इज इक्वल टू 0 होता है तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी भी हमें पता होनी चाहिए किसी मोशन के दौरान। काइनेटिक एनर्जी जैसा हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, बस v की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए इस वाले फॉर्मूले से, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम अगर इसे पुट करें तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू आप पीछे से रिप्लेस कर दीजिए तो हमें ये मिल जाएगा। बस अब दोनों को ऐड करके आप टोटल एनर्जी निकालेंगे तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर आता है। इसे हम हाफ के ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद है स्प्रिंग में अलग अलग सिस्टम्स में अगर हम लोग कहें तो अगर अलग अलग सिस्टम्स में हम लोग टाइम पीरियड निकालना चाहें तो स्प्रिंग में हमें मिलता है 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है और एम उस ऑब्जेक्ट का मास है जो कि स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। सिलेंडर इन लिक्विड का अगर हम लोग देखें तो 2 पाई एल डी बाई रो जी का रूट
लिक्विड इन यूट्यूब, यूट्यूब इसे कहते हैं। इसमें अगर दो तरफ से लिक्विड भर के रख दिया जाए और वो SHM करने लगे तो उसका 2πL/2g रूट अंडर। सिंपल पेंडुलम में 2π√L/g, ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल पेंडुलम का हमने कई बार पढ़ा भी है। और अगर फिजिकल पेंडुलम हो तो उसमें 2π√I/mgl। आई यहाँ पर जैसे हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे कहते हैं वो होता है, और आपको वो निकालना सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में आपने देखा होगा, तो हम उसके थ्रू निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर उससे टाइम पीरियड हम लोग आसानी से इन फॉर्मूले का यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। KVPY में अगर आप ये फॉर्मूले याद कर लें तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्टली इसी से आता है, और इस चैप्टर से वैसे कम ही वेटेज रखा जाता है KVPY के अंदर, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।